तरंगों को देखा, ज्वार भाटा बनने के कारणों को देखा। अब हम आते हैं महासागरीय धाराओं पर, ओशनिक करंट पर, और खास करके इसकी परिभाषा देने के बाद हम लोग अटलांटिक महासागर में जो चलने वाली धाराएं हैं, हम उस समुद्री धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं हैं, हम उसकी बात करेंगे और उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे कि इन धाराओं का क्या नाम है, किन क्षेत्रों में किस नाम से जाने जाते हैं और किस कारण से उत्पन्न होते हैं और किस कारण से इनका प्रवाह होता है। सबको हम वैज्ञानिक रूप से देखेंगे। सबसे पहले हम जाने महासागरीय धाराएं क्या होती है। महासागरीय धाराएं महासागर की सतह पर चलती हैं, इस सतह पर चलती हैं। एक पहला गुण है, ये नियमित दिशा में चलती हैं। नियमित दिशा यानी फिक्स डायरेक्शन में, जो दिशा एक बार है नियमित या नियत दिशा। और यह अस्थायी रूप से चलती हैं। यानी महासागरीय धाराएं वैसी धाराएं हैं जो कि महासागर की सतह पर चलती हैं, जो नियमित दिशा में अस्थायी रूप से चलती हैं। ऐसी धाराओं को हम लोग महासागरीय धाराओं के नाम से जानते हैं। आपसे जो सवाल पूछा जाएगा या कथन के रूप में दिया जाएगा कि महासागरीय धाराओं से आप क्या समझते हैं या इसके गुणों के बारे में बताया जाएगा, तो महासागर की सतह पर चलने वाली अस्थायी और नियत दिशा में जो जल धाराएं हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं। तो महासागर की सतह पर चलने वाली जो जल की धाराएं हैं, जो सालों भर सतत चलती हैं, कंटिन्यूअस चलती हैं और एक निश्चित दिशा में चलती हैं, इसी को हम लोग महासागरीय धाराएं कहते हैं। आशा है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो आइए हम अटलांटिक महासागर में जो बहने वाली जलधाराएं हैं, जो चलने वाली जलधाराएं हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है अटलांटिक महासागर के रिप्रेजेंटेशन उसे मैप के रूप में दिखाने का प्रयास किया है और यह रफ डायग्राम है और यह मेरे द्वारा बनाया गया है। आपको आशा है कि इसमें स्पष्टता दिख रही होगी। यह उत्तर अमेरिका है, यह दक्षिण अमेरिका है, यह अफ्रीका है और यह यूरोपियन नेशंस हैं जिसकी बात हम करते हैं। ग्रीनलैंड है, यह आइसलैंड है, इसके अलावा ब्रिटिश द्वीप समूह है और यहाँ पर कैरेबियन समूह है। यह युकाटान चैनल है और इस तरह से आपने जो है युकाटान चैनल है और इस तरह से आपने जो है इन चीज़ों को देखा कि यह जो है इधर नॉर्थ अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक महासागर, इधर दक्षिण अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मैंने जो है पवनों को, अस्थायी पवनों को पढ़ाया था तो बताया था कि इस तरह से यह जो है 0 डिग्री अक्षांश है, यानी विषुवत रेखा। यहाँ पर जब मैं अस्थायी पवनों को पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इस तरह से एक अस्थायी पवन चलती है जिसको उत्तर पूर्वी वाणिज्य पवन के नाम से, ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है और नीचे से भी इस तरह से पवन चलते हैं। यह ट्रेड विंड है, उत्तर पूर्वी वाणिज्य पवनें हैं। जो अस्थायी रूप से चलती हैं और विषुवत रेखा के पास चलती हैं। और यही जो अस्थायी पवनें हैं, यही जो है अटलांटिक महासागर में महासागरीय जलधाराओं के प्रवाह का कारण बनती हैं और यही अस्थायी पवनें इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं। अस्थायी पवनें सालों में चलती है? बिल्कुल, अस्थायी पवनें वैसी पवनें हैं जो कि सालों भर चलती हैं और यह जो है एक खास उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं और इनकी दिशा जो है हमेशा निश्चित होती है। और इसके ऐसी पवनों को हमने देखा था कि उत्तर पूर्वी वाणिज्य पवनें, यानी वाणिज्य पवनें, पछुआ पवनें और जो ध्रुवीय पवन है, यह 3 तरह की जो पवन है इसे हम लोग अस्थायी पवन के विंड्स के नाम से जानते हैं।
यहाँ पर हम लोग उत्तर पूर्वी वाणिज्य पवनों की बात कर रहे हैं और इस तरह से चलती हैं, विषुवत रेखा के पास आती हैं। और होता क्या है कि यहाँ पर जैसे ही यह आती हैं तो एक ज्योग्राफर थे एकमैन, उन्होंने एक थियरी दिया था कि यह जो पवन है इस तरह से आती है विषुवत रेखा पर, यह मिलती हैं, लेकिन इनमें 45 डिग्री का डेविएशन होता है और इस तरह से अपने इस डेविएशन के साथ यह आगे की ओर बढ़ जाती है। यानी इस तरफ जो है यहाँ से पौने आ रही हैं, इसमें 45 डिग्री का डेविएशन हो गया, उनका दिशा बदल करके समानांतर हो गया। यह लगभग 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास यह समानांतर रूप से विषुवत रेखा के समानांतर बहने लगती हैं और यहाँ से यह पौने जो है ये पौने विषुवत रेखा से टकराती है, उसके बाद 45 विषुवत रेखा पर इनका जमावड़ा होता है। देख रहे हैं कि आप दोनों तरफ से इस तरह से पौने आ रही हैं, ये विषुवत रेखा इधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं और इस तरफ से भी पौने आ रही हैं। विषुवत रेखा पर ये दोनों पौने आपस में मिलती हैं, लेकिन मिलने से पहले एकमैन थियरी कहता है कि यह अपने दिशा में यह जो है 45 डिग्री का, यह जो दिशा है इसमें 45 डिग्री का राइट टर्न ले लेती है और इधर जो है इधर से आ रही इसमें उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री का राइट टर्न लेती हैं इधर की ओर, यानी समानांतर हो जाती हैं और इसमें 45 डिग्री का टर्न लेकर के इधर की ओर समानांतर हो जाती है। इस तरह से एक समानांतर प्रवाह का जो है उत्पन्न हो जाता है, जो महासागरीय जलधाराओं के रूप में बहता है। आपने देखा कि यहाँ से जो धाराएं चल रही हैं यह सीधा आकर के यहाँ की ओर प्रवाहित हो रही हैं और यह जो धाराएं चल रही हैं समुद्र के जल को पूस करके बहुत तेजी से इधर की ओर ला रही हैं। तो जब समुद्र का जल इस तट से यानी अफ्रीका के तट से पुश होकर के इधर की ओर आ रही हैं तो इसी को हम लोग जो है उत्तरी अटलांटिक जल धाराएं कहते हैं। इसकी उत्पत्ति का कारण आपने समझा कि कैसे जो है उत्तर पूर्वी वाणिज्य पवनें उत्तरी अटलांटिक जलधाराओं को जो है पैदा करती हैं और यह इस स्थिति में यहाँ पर आ रही है। जब जल का प्रवाह इधर की ओर होता है यानी मास जो मेजॉरिटी मास ऑफ द वाटर है अफ्रीका से आकर के दक्षिण अमेरिका के तट की ओर आता है, तो काउंटर बैलेंस के लिए यह जल कैसे हो जाता है, इस तरह से उठने लगता है और इस तरह से उठने वाले जल से इधर की ओर एक काउंटर बैलेंस यानी इस पर फिर से जल जो है वापस लौटने लगता है, विषुवत रेखा के लगभग समानांतर की स्थिति होती है। इसी को हम लोग काउंटर इक्वेटोरियल करंट के नाम से जानते हैं। इसी तरह अगर यहाँ की स्थिति देखें तो यहाँ पर भी जलधाराएं आती है। पहले हम लोग उत्तर अटलांटिक की स्थिति को जानें। ये जो उत्तर अटलांटिक जलधाराएं हैं यहाँ से होता क्या है कि दो तरह की जो है प्रतिगामी धाराएं उत्पन्न होती हैं। एक तो जो ऊपर के साथ यहाँ से जो वाटर मास इधर से इधर रिप्लेस हो रहा है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए विषुवत रेखा के साथ साथ एक धाराएं इधर की ओर लौट जाती है, यानी जल का प्रवाह इधर की ओर हो जाता है। दूसरा जो है जो ये धाराएं हैं अपवेलिंग ऑफ वाटर डाउनवेल ऑफ वाटर होता है और यहाँ से आने के बाद इस तरह से भीतर जल के भीतर ही एक प्रवाह होता है, संचरण होता है, जो कि ऊपर यहाँ से और नीचे यहाँ से आकर के जल के परिसंचरण को ये जो है अस्थायी रूप से संतुलित करती है। अपवेलिंग वाटर और डाउनवेलिंग वाटर की बात आपने सुना होगा। जब ये उत्तर अटलांटिक धाराएं यहाँ से चलती हैं तो इस तट पे टकराने के बाद यहाँ से दो भाग में बंटती हैं और एक इधर की। यहाँ पर आपने देख रहा कैरेबियन है, जो कैरेबियन द्वीप है यानी वेस्ट इंडीज़ के जो द्वीप समूह हैं उनको हमने एक साथ दिखा दिया है। यहाँ से धाराएं दो भाग में बंटती हैं और एक जो है यहाँ पर आकर के मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करते हैं, दूसरा इसी को हम लोग केन्स धारा के नाम से जानते हैं। सुन लो, केन्स करंट के नाम से जानते हैं। और जो इसके इस तरफ से कैरेबियन जो आइलैंड है उसके ऊपर से जो जाती हैं धाराएं इसको हम लोग एंटिलीज धारा के नाम से जानते हैं। एंटिलीज एंटिलीज जलधारा है। यहां पर जो मैक्सिको की खाड़ी है, इस मैक्सिको की खाड़ी में जो मिसिसिपी नदियों द्वारा ला करके ह्यूज मात्रा में भारी मात्रा में जल प्रवाह कराया जाता है। ये दोनों धाराएं आकर के यहाँ पर मिलती हैं और मिलने के बाद यह जो है फ्लोरिडा धारा के नाम से यहाँ प्रवाहित होने लगती है। फ्लोरिडा है
फ्लोरिडा करंट। अब फ्लोरिडा करंट का प्रवाह, सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो यह जो धारा है जो उत्तरी अटलांटिक जलधारा के रूप में यहाँ से आ रही हैं और सीधा मैक्सिको की खाड़ी में घुस रही हैं, इस धारा को, इसको अगर हम ए नाम दें तो के एंस और अगर हम इसको यहाँ से जो देख रहे हैं कि कैरेबियन जो द्वीप समूह है उसको ऊपर से होकर के जा रही है, इसको हम लोग एंटलीज, इसको बी अगर नाम दें तो यह एंटली जलधारा है। एंटलीज करंट। और दोनों करंट मैक्सिको की खाड़ी के पास यहाँ से मिसिसिपी द्वारा जो अथाह जल ला करके यहाँ जमा किया जाता है, दोनों यहाँ पे मिल जाती है और यहीं पे जो कैनेडी है, केप कैनेडी से लेकर के हैट्रास तक, केप कैनेडी से लेकर के केप हैट्रास, केप हैटेरास, केप कैनेडी से लेकर के केप हैट्रास तक जब दोनों संयुक्त धाराएं चलती हैं, यहाँ तक इसको हम लोग फ्लोरिडा जलधारा के नाम से जानते हैं। या क्या है? फ्लोरिडा जलधारा, FLORIDA। जब यहाँ से यह जलधारा केप हैट्रास से आगे बढ़ती है और यहाँ जो 55 डिग्री अक्षांश है, 55 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, और यहीं पर जहाँ पर यह 55 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, जहाँ जिस पॉइंट तक मिलती है, यहाँ से यहाँ तक यह धारा जो है गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि हमने कहा कि केप कैनेडी से लेकर के केप हैट्रास के बीच जो यह धारा, जो कि आपने देखा कि केन्स करंट और जो एंटलीज करंट के संयुक्त रूप से मिलने के बाद, ज्वाइंट रूप से मिलने के बाद जो फ्लो होता है किन क्षेत्रों में, केप कैनेडी से लेकर के केप हैट्रास के बीच में जो यह जलधारा बहती है, इसी को हम लोग फ्लोरिडा करंट के नाम से जानते हैं। फ्लोरिडा करंट जब आगे बढ़ती है केप हैट्रास से लेकर के उस मीटिंग पॉइंट तक जहाँ की 55 डिग्री 55 डिग्री लैटिट्यूड और 55 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिस पॉइंट तक मीट करते हैं, तो फ्लोरिडा का जो अगला एक्सटेंशन है केप हैटेरास से लेकर के इस मीटिंग पॉइंट तक 55 डिग्री वाले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मीटिंग पॉइंट तक, यहाँ तक जो यह धारा है यह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। सीधा सवाल बनता है कि गल्फ स्ट्रीम का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इससे पहले फ्लोरिडा करंट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है और मैक्सिको की खाड़ी में कौन सी जलधारा चलती है, तो आपको इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा। तो मैक्सिको की खाड़ी में जो जलधारा चल रही है, चूंकि यह विषुवत क्षेत्र से चलने वाली जलधाराएं हैं, यहाँ पर गर्म जल रहता है, तो गर्म जल विषुवत के क्षेत्र से चलने वाली जलधाराएं गर्म जल को लेकर के प्रवाहित होती हैं, इसीलिए जलधाराएं गर्म जलधाराओं के नाम से जानी जाती है। तो हमने अब तक देखा कि यह जो है उत्तर अटलांटिक जलधाराएं, इसके बाद यहाँ दो बाइफरकेट हुआ। दो बाइफरकेशन में यह जो है एक केन्स करंट के नाम से जाना गया और दूसरा एंटलीज करंट के नाम से जाना गया। मैक्सिको की खाड़ी के बाद इस केप कैनेडी और युकटान चैनल के पार होते हुए आया था। केप कैनेडी के पास ये दोनों जलधाराएं मिल जाती हैं और यहाँ से केप हैटेरास तक जो दोनों जलधाराएं ज्वाइंट रूप से चलती हैं, इसी को हम लोग फ्लोरिडा करंट्स के नाम से जानते हैं। इस केप हैटेरास के बाद से मीटिंग पॉइंट ऑफ 55 डिग्री लैटिट्यूड एंड 55 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो है, दोनों के मीटिंग पॉइंट तक जो जलधारा चलती है, इसी को हम लोग गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। यह जलधारा अब यहाँ से गल्फ स्ट्रीम, यह जो है इस अभी बता रहे हैं मछली के लिए, बस तुरंत 2 मिनट का सब्र कीजिए। यह जो जलधारा है गल्फ स्ट्रीम यहाँ से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद यह जो है इस तरह से आगे बढ़ करके यह जो है अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से, नॉर्थ
अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से प्रवाहित होती है। और यह चूंकि गर्म जलधाराओं का प्रवाह है, यह ब्रिटिश द्वीप समूह के ऊपर से होते हुए यह नॉर्वेजियन सी तक जाती है। और यहाँ पर रसिया का एक बंदरगाह है जिसका नाम है मरमस्क। यहाँ पर यह जो मरमस्क है, यह सालों भर जमा हुआ क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। लेकिन इस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो गर्म जलधारा है उसके प्रवाह के चलते यहाँ पर जो यह सालों भर हाई सैलिनिटी और जो हॉट ओशनिक करंट है जिसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं, इसके सतत प्रवाहित होने से यह जो यहाँ जमा हुआ वाला क्षेत्र है, इसमें जो पाया जाने वाला मरमस्क बंदरगाह है जो रसिया के अधीन है, वहाँ पर सालों भर यह खुला रहता है और यह बंदरगाह सालों भर चलता रहता है, यानी यहाँ पर बर्फ जमती नहीं है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जो है मैंने वहाँ लिख दिया ABC करके। अब यहाँ से जो जलधाराएं चलती हैं, जलधाराएं चलने के बाद यहाँ पर जब आते आते 3 भाग में बंट जाती हैं। हमने कहा कि यह जो है केन्स है, यह एंटलीज है, यहाँ से यहाँ तक फ्लोरिडा, यहाँ से यहाँ तक गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम जो है हमेशा आप देखिएगा कि जो जलधाराएं हैं वह कोरोरिस इफेक्ट के चलते हमेशा राइट टर्न करते जाती हैं, अपने से दाहिने होते जाती हैं। और इस तरह से एक प्रवाह जो है नॉर्वेजियन सी की तरह जाता है जिसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। और इसका प्रवाह इधर होता है। इसके बाद से यहाँ से द्वीप समूह के पास से यह 3 भागों में ड्रिफ्ट जो है 3 भागों में बढ़ जाता है। एक यहाँ, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे आ गया, और एक जो है एक इस तरह से आइसलैंड के साथ जो है यहाँ पे टर्न कर गया। और यह जो जलधारा इसको इमिंगर जलधारा कहते हैं, यानी आइसलैंड के पास जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो ट्राइफर्केट होता है, एक इधर की ओर चला गया, एक इधर की ओर चला गया और एक इधर की ओर चला गया। तो जो आइसलैंड, यह आइसलैंड है, यह आइसलैंड के तट के साथ जो जलधारा, गर्म जलधारा जो अटलांटिक ड्रिफ्ट का हिस्सा है, और यह जो है इर्मिंगर। सर ये सारे जलधारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, इर्मिंगर करंट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, ये जलधाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक जो जलधाराएं हैं, थोड़ा आपको स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, नाम याद रखना तो बहुत हार्ड है। हाँ, नाम याद रखना हार्ड है लेकिन बहुत आसानी से बताया गया। मैंने कंसेप्ट बताया, चूंकि फ्लोरिडा के आसपास चलता है इसलिए फ्लोरिडा जलधारा कहते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि ये जो है केप हैट्रस से लेकर के और जो मीटिंग पॉइंट है 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 55 डिग्री जो देशांतर है, वेस्ट देशांतर है, पश्चिमी देशांतर के मीटिंग पॉइंट तक, जो यही फ्लोरिडा का अगला एक्सटेंशन है फ्लोरिडा जलधारा का। इसी को हम लोग गल्फ स्ट्रीम के नाम जानते हैं। और यही स्ट्रीम जब आगे बढ़ जाती है तो इसी को नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। जब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ पर ब्रिटिश द्वीप समूह के पास आती है तो इसमें 3, आप देख रहे हैं 3 बाइफर्केशन है। एक राइट टर्न हो गई, एक सीधी चली गई और एक लेफ्ट टर्न हो गई। जो लेफ्ट टर्न हो गई वो आइसलैंड के तट के साथ जो गर्म जलधारा, चूंकि अभी इसी का नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का एक हिस्सा है जो लेफ्ट टर्न हुई, इसी को हम लोग इर्मिंगर करेंट्स के नाम से जानते हैं। यह जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। और यह जो यहाँ से राइट टर्न की है कोरिलेस इफेक्ट के चलते विस्के की खाड़ी तक आते आते यह जो है कैनरी जलधारा के नाम से जाना जाता है। कैनरी करंट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि यह जो है ट्राइफर्केट हुआ है, एक इर्मिंगर जो आइलैंड के साथ इधर चला गया और इस यहाँ पर आकर के फिर मिलेगा आपको। अभी बताते हैं ठंडी जलधाराओं से यहाँ पर कैनरी करंट हो गया और यह जो कैनरी करंट का एक्सटेंशन है फिर से आकर के नॉर्थ अटलांटिक जो करंट है उससे मिल जाता है। अब देखिए, हमने बताया कि जो भी करंट चलता है, जो भी जलधाराएं चलती है उसमें कोरिलेस इफेक्ट होता है और हमेशा इसे राइट जो है डिफ्लेक्शन होता है। तो यह जो राइट डिफ्लेक्शन है मिड अटलांटिक में, मिड नॉर्थ अटलांटिक में इस तरह से एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शांत जलधारा का विकास करता है और यही सारगासो सी का निर्माण करता है। सारगासो इसको स्पष्ट रूप से थोड़ा लिख दें।
सारगासो सी है। यह शांत जलधारा एक शांत क्षेत्र बनाता है, जो कि आपने देखा कि किस तरह से नॉर्थ अटलांटिक जो जलधारा है वह कोरियोलिस इफेक्ट के चलते हमेशा अपने राइट टर्न करते करते इस तरह से यह जो है एक शांत क्षेत्र का निर्माण करता है, जो सारगासो सी के नाम जानते हैं। और यहाँ पर यह जो है एक शांत समुद्र का क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर आपका एक सवाल था कि मछली उत्पादन का क्षेत्र क्या होता है और कैसे यह जो है यहाँ पर आपने देखा कि यह जो हमने बताया कि जो विषुवतीय क्षेत्र से गर्म क्षेत्रों से चलने वाली जो जल की धाराएं हैं, समुद्री जलधाराएं हैं, इस गर्म जलधाराएं हैं। जब ध्रुवीय क्षेत्र से चलने वाली जलधाराएं होंगी तो इस जलधाराओं को हम लोग क्या कहेंगे, ठंडी जलधाराएं कहेंगे। अब यहाँ से यह लेब्राडोर है, लेब्राडोर से जो चलने वाली जलधारा होगी इसको लेब्राडोर जलधारा के नाम से जानते हैं। ये एक ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के इधर से जो जलधारा चलती है इसको वेस्ट ग्रीनलैंड जलधारा कहते हैं, और इधर से जो चलती है इसको ईस्ट ग्रीनलैंड जलधारा कहते हैं। और यहाँ से यह जो जलधारा है यह ठंडी जलधारा है, यह जो है कोल्ड ओशनिक करंट है। और इस जगह पर जो गल्फ करंट आपने देखा यह गर्म जलधारा है, और इधर से लेब्राडोर ठंडी, और आइसलैंड ग्रीनलैंड वाली जो जलधाराएं हैं दोनों, इसके पश्चिमी तट वाली और पूर्वी तट वाली, यहाँ पर आकर के ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलना होता है, जिसके चलते घोर कुहासा उत्पन्न होता है। दो जलधाराएं जब आपस में मिलती है गर्म और ठंडी, तो प्रकृति में अंतर के चलते यहाँ पर एक जो है कुहासा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। और यहाँ पर प्लैंकटन बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं, जो मछलियों के लिए न्यूट्रिएंट्स के काम करते हैं। उस कोहरे वाले क्षेत्र में जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं, यानी जहाँ पर गल्फ स्ट्रीम और उधर से लेब्राडोर और ग्रीनलैंड के पूरब और पश्चिम से आने वाली जो ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है जो कि यहाँ से चल रही है, लेब्राडोर यहाँ से चल रही है, लेब्राडोर की खाड़ी से ठंडी जलधारा है। और यह ग्रीनलैंड के इधर से पश्चिम से और पूरब से जो चलने वाली जलधारा है यह भी ठंडी जलधारा है। और आपने देखा कि इधर से गर्म जलधाराएं आ रही जो कि गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। तो इस क्षेत्रों में एक कुहासा और कोहरा की स्थिति उत्पन्न करती है, और यहाँ पर इस कोहरे की स्थिति में जो है मछलियों के लिए उत्पादन का केंद्र बनता है, प्रोडक्टिविटी सेंटर बनता है, क्योंकि यहाँ पर प्लैंकटन का डेवलपमेंट होता है और जो मछलियों के लिए खाद्य सामग्री हैं और न्यूट्रिएंट्स का काम करती हैं। इसी तरह से आपने देखा कि यहाँ पर ये गर्म जलधाराएं चल रही है, और इधर से ध्रुवीय प्रदेश से जो ठंडी जलधाराएं चलेंगी, यहाँ का जो क्षेत्र होगा इन क्षेत्रों में एक कुहासे की स्थिति उत्पन्न होगी, और यह भी जो क्षेत्र होगा यह मछलियों के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली जो गर्म जलधाराएं हैं, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि उत्तर पूर्वी वाणिज्य पवनों का जो प्रभाव होता है उसके चलते यह जलधाराएं उत्तरी अटलांटिक जलधाराएं चलती हैं। और यहाँ पर जो जलधाराएं चल रही हैं इसमें हमने बताया था कि एकमैन स्पाइरल थियरी है, उसमें यह जलधाराएं जो विषुवत रेखा पर आकर के मिलती हैं उसमें 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन जो है इधर की ओर हो जाता है, इससे सीधी चलने लगती है। और यहाँ के जो जल है यह आकर के अफ्रीका के पश्चिमी तट के जो जल है आकर के दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पे जमा करती हैं। इसी में एक प्रतिधारा के रूप में विषुवत रेखा के साथ साथ जो है जलधाराएं इधर इस तट की ओर लौटने लगती हैं, और इस तट की ओर लौट करके जो है प्रतिस्थापित करती है, यानी संतुलन कायम करने का काम करती है। दूसरा, जो कुछ वाटर मास जो है डाउन वेलिंग के थ्रू जो है इधर से इधर एक सर्किल का निर्माण करती है और यहाँ पर काम करती है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जलधारा है जो इसकी हम अभी चर्चा करेंगे, पहले इसको समझा दें। यहाँ से आने के बाद इस तट पे, जिसको केप ऑफ साउरॉक से नाम से जानते हैं, यहाँ के बाद से यह जलधारा इस दो भाग में, एक कैरेबियन जो आइलैंड्स हैं इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड से जो घुसने वाली जलधारा है यह मैक्सिको की खाड़ी में घुसती है, और यहाँ से यह जो है केन्स जलधारा के नाम से जानी जाती है। और दूसरा, जो इसके कैरेबियन सी जो आइलैंड्स हैं उसके राइट से जो जलधारा घुसती है इसको हम लोग जो है एंट्री जलधारा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आते आते जो केप कैनेडी है, इस पॉइंट पर दोनों जलधाराएं जो मैक्सिको की खाड़ी में घुसने वाली केन्स और ये दोनों मिल जाती है, फ्लोरिडा जलधारा के नाम जानी जाती है, जिसका विस्तार केप कैनेडी से लेकर के केप हैट्रस तक होता है। और केप हैट्रस से लेकर के 55 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है और 55 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर, उसके मीटिंग पॉइंट तक, यही फ्लोरिडा धारा का जो अगला एक्सटेंशन है वो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। और क्लोरिस इफेक्ट के
कोरियालिस इफेक्ट के चलते इसमें राइट टर्न होता है और यही जो समानांतर धाराएं आगे बढ़ जाती हैं जो कि ब्रिटिश द्वीप समूह के को पार करते हुए मरमस्क तक पहुंचती हैं, इसको नॉर्वेजियन सी तक पहुंचती है। इसी को लोग नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। ड्रिफ्ट धीमी गति से बहुत ज़्यादा वाटर मास के साथ चलने वाली जो जलधारा है, इसी को हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि इस ब्रिटिश समूह के साथ जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, इसमें ट्राइफर्केशन होता है। आप देख रहे हैं कि एक सीधी जो चली गई जिसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, जिसको नॉर्वेजियन तक सी तक जिसका विस्तार है। दूसरा जो हमने देखा कि यहाँ पर एक लेफ्ट टर्न करके जो आइसलैंड के पास से गुजरती है, इसको इर्मिंगर करंट के नाम जानते हैं, अभी गर्म जलधारा। और इधर जो राइट टर्न करती है यह कैनरी जलधारा। कैनरी जलधारा क्या की खास बात यह है कि यह डुअल कैरेक्टर, दोगला जो है चरित्र धारण करता है। इसमें गर्मी के समय में आप देखेंगे कि इस वाले क्षेत्रों में क्या होता है, गर्म स्थिति रहती है, जल का जो तापमान ज़्यादा रहता है। चूंकि यह उच्च अक्षांश से आने वाली जलधारा है तो यह कंपैरेटिवली ठंडा होता है, इसलिए ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है गर्मी के दिनों में, जबकि जाड़े के दिनों में यह गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है। तो कैनरी जो है ठंडी, ऐसे जो है पूछा जाता है तो ठंडी जलधारा के रूप में इसे जो है रेखांकित किया जाता है, क्योंकि इधर ऊंचा अक्षांशों से आती है। बेलिंग ऑफ वाटर के चलते जो है ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है। तो आपने देखा कि जो ठंडी जलधाराएं हैं, आप लेब्राडोर से आने वाली एक जलधारा, दूसरा जो है ग्रीनलैंड से आने वाली, इधर पूरब और पश्चिम से आने वाली जो जलधाराएं हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठंडी जलधाराओं के नाम से जानते हैं। यह आपको स्पष्ट हो गया नॉर्थ अटलांटिक सी का। अब आप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो चलने वाली जलधाराएं हैं उसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विषुवत रेखा और विषुवत रेखा के इस तरफ से चलने वाली जो अस्थायी पौने हैं वह वाणिज्य पौने हैं, और वाणिज्य पौने जब यहाँ आती है विषुवत रेखा पर मिलती हैं तो आपको मैंने बताया कि एकमैन का डिप्रेशन थियरी कहता है, स्पाइरल डिप्रेशन थियरी कहता है कि यह इस तरह से यहाँ विषुवत रेखा की तरफ जाकर के मिलेंगी। यहाँ पर 45 डिग्री के कोण के साथ यह जो है लेफ्ट डिप्रेशन इनका होता है और यह समानांतर चलने समानांतर चल करके यहाँ जब आती हैं तो इस जो है इस वाले उभार से, जिसको आप साओ पौलो यानी ब्राजील का जो साओ पौलो केप है उससे जब टकराती हैं तो एक जलधारा यहाँ से जाकर के इसमें मिल जाती है, और इसके बाद दूसरी जो इसका एक डिप्रेशन यहाँ से आकर के इसमें मिल जाती है, जो कि केनी जलधारा है, उससे जाकर के मिल जाती है। और दूसरा जो है इसके ब्राजील के पूर्व में यह बहने लगती है। इधर से फॉकलैंड के पास एक जलधारा जो कि ध्रुवीय प्रदेश से आती है, और इस ध्रुवीय प्रदेश से आने वाली जो फॉकलैंड जलधारा है वो फॉकलैंड करंट जो है वह ठंडी जलधारा है, कोल्ड करंट है, और यहाँ से आती है। और इन क्षेत्रों में इस गर्म जलधारा यानी ब्राजीलियन, इसको क्या कहते हैं, ब्राजील जलधारा है यह, और इधर से फॉकलैंड जो ठंडी है गर्म जलधारा है, और यह ठंडी जलधारा जहां पर मिलती है अभी एक मर्सन का बहुत बड़ा क्षेत्र मिलता है। कोरियालिस बल के प्रभाव के चलते यह जो है इस तरह से राइट टर्न करती है, और एक यहाँ पर केप ऑफ गुड होप से टकरा करके यह जो जलधारा इधर आती है इसी को लोग बेंगुला जलधारा कहते हैं, बेंगुला जलधारा कहते हैं। यह ठंडी जलधारा है और बेलिंग ऑफ वाटर के चलते ऐसा हो रहा है, और यह जो चलने वाली जलधारा जो इधर की ओर चलती है इसी को हम लोग साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं, दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। और यह जो चलती है इस तरह से एक जलधारा यहाँ पर ठंडी फॉकलैंड जलधारा, दूसरा जो बेंगुला जलधारा फिर आकर के ऐसे मिल जाती है, और यह जो हमेशा कोरियालिस प्रभाव के चलते एक राइट हमेशा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, लेफ्ट टर्न होता है, और इस तरह से एक शांत सागर का निर्माण करती है। यहाँ पर आपने देखा हो जो सरगासो है वह क्लॉकवाइज और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जो है घूम करके एक शांत जल सागर का निर्माण करती है। यह जो अटलांटिक महासागर में बहने वाली जो जलधाराएं हैं उसमें एक बेंगुला की जलधारा
दूसरा जो ब्राजील जलधारा, तीसरा फाकलैंड जलधारा, फाकलैंड ठंडी जलधारा, बेमुरा ठंडी जलधारा है, ब्राजील गर्म जलधारा है, और दक्षिण अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है इस तरह से चलती है। यहाँ पर एक जलधारा की मैं चर्चा करना चाहूंगा। यह आपने देखा कि यहाँ से जो गिनी का तट है, इससे जो गर्म जल की धाराएं इधर चलती है, वहां पर पानी की कमी हो जाती है। इस गैप को भरने के लिए इधर से एक जलधारा चल पाती है, जिसको गिनी जलधारा के नाम से आते हैं। इसको क्या कहते हैं? गिनी जलधारा यहां से चल रही है और आकर के इस जो यहाँ से जो गैप है पानी का, जो समुद्री जल के प्रवाह इधर की ओर हो गया, यहाँ पर एक जो खाली स्थान बना उसको भरने के लिए जो चलती है उसको गिनी जलधारा कहते हैं। आपको पता होगा कि यह जो चूंकि गर्म जलधारा है और गिनी के तट पे आती है, तो यह भारी उमस पैदा करती है, और उमस पैदा करने के चलते इस तटीय क्षेत्र में, गिनी के क्षेत्र में जो है रहना मुश्किल हो जाता है। वैसे में जो इस क्षेत्र से चलने वाली, जो मरुस्थलीय क्षेत्र से चलने वाली हरमटन जो स्थानीय विंड है, इधर से ही इसी सहारा से गिबली भी चलती है। आजकल गिबली का खूब चर्चा आपने सुना होगा। यह गिबली यहीं से चलने वाली गर्म वायु का प्रवाह है, जो कि आपने देखा होगा कि अभी जो है डिजिटल मीडिया पर गर्माहट पैदा करती है। हर लोग गिबली आर्ट के जो है अपने कार्टून बना करके डाल रहे हैं। यही गिबली जो गिबली जो स्थानीय पवन है, लोकल विंड से, इसी के चलते इसका नाम जो है गिबली रखा गया है। और इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ गर्माहट पैदा करने वाली हवा है। तो उसी तरह से गिनी के तट पर एक इधर से इस मरुस्थल से एक हवा चलती है, जिसका नाम है स्थानीय हवा, जिसका नाम हरमटन है। और हरमटन चूंकि गर्म हवा है, और इधर से जो आर्द्रता भरा हुआ जो गिनी जलधारा चलती है गिनी के तट पर, उस आर्द्रता को यह गर्म जो हवा, स्थानीय हवा है, उसको सोख लेती है और यहाँ के लोगों को राहत प्रदान करती है। इसीलिए इस हरमटन को गिनी के लोगों ने, जो हरमटन वायु है, जो लोकल विंड है, उसको गिनी के लोगों ने डॉक्टर विंड का नाम दिया है, क्योंकि उनके लिए क्या होता है, यह बीमार कर देने वाली जो उमस है, जो गिनी जलधारा के चलते गिनी के तट पर उत्पन्न हो रही है। मैंने बताया कि यहाँ पर जो दक्षिण अटलांटिक जो जलधारा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण अटलांटिक जलधारा के चलने की वजह से गिनी तट का जो समुद्री जल है वह बहुत भारी मात्रा में इधर की दक्षिण अमेरिकी तट की ओर आता है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान बनता है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उत्तरी अटलांटिक वाले क्षेत्रों से एक जलधारा, पानी का प्रवाह जो है इस गिनी के तट पर होता है, जो कि गर्म जलधारा, और यहाँ पर भारी उमस पैदा करता है। और इधर से मरुस्थल के क्षेत्र से चलने वाला एक हरमटन पवन है, जो कि लोकल विंड है। यहाँ पर आकर के इस जो आर्द्रता है उसका समापन करती है, उसको कम करती है, मिनिमाइज करती है। इसीलिए यहाँ पर लोगों को राहत प्रदान करती है, इसलिए इसका नाम डॉक्टर विंड के रूप में जाना जाता है। वो हरमटन लोकल विंड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यह जलधारा जो है दक्षिणी अटलांटिक जलधारा यहाँ आती है, और यह जो ब्राजील वाला जो केप है, जिसको साओ paulo केप के नाम से जानते हैं, यहाँ से टकराने के बाद एक जलधारा यहाँ करके केनियन से मिल जाती है, और दूसरी जो है यहाँ ब्राजील जलधारा, इसको पूर्वी ब्राजील जलधारा के नाम से भी जानते हैं, करंट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर आती है। और इधर से फाकलैंड की ठंडी जलधारा है, यह रॉसलैंड आइलैंड के पास जो है, रॉसलैंड आइसबर्ग जो है, उसके पिघलने से जो ठंडी जलधारा का निर्माण होता है, यही फॉकलैंड द्वीप के पास होता है। फॉकलैंड आपको पता होगा एक द्वीप है जो कि ब्रिटेन के अधीन है, लेकिन ब्रिटेन का हिस्सा था, ब्रिटेन का भाग था, ब्रिटेन का आइलैंड था, लेकिन इसने लीज पर अमेरिका को दे दिया, और इसी के बगल से जो ठंडी जलधारा बढ़ती है, इसी को फॉकलैंड जलधारा के नाम जानते हैं। और आपको पूछा जा सकता है कि फॉकलैंड अभी किसके अंतर्गत है? फॉकलैंड जो ब्रिटेन का द्वीप था, जिसे लीज पर यूएसए को दे दिया, अभी यूएसए के अधीन है। यहाँ पर आर्मी बेस यूएस ने बनाया है। इसी के साथ बहने वाली जो जलधारा, इसे फॉकलैंड जलधारा के नाम जानते हैं। और यहाँ पर ब्राजील जलधारा और ये दोनों मिलती हैं, यहाँ पर मत्स्यन के लिए, फिशरीज के लिए जो है अनुकूल स्थिति पैदा करता है। और यही ब्राजीली जलधारा कोरेलिस इफेक्ट के चलते है सीधा जो है यहाँ चली आती है, और कुछ जो है राइट टर्न के साथ यहाँ केप ऑफ गुड होप के साथ टकरा करके बेमुरा जलधारा का विकास करती है। और इस तरह से जो है साइक्लिक प्रोसेस बनता है जलधाराओं का, जिसे हम दक्षिणी अटलांटिक जलधारा के रूप में देखते हैं।